हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं उसको मैं लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको उस चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0। मतलब इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। और मैंने आपको हमेशा इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको कभी भी ये नहीं बताया कि ये एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करना। देखो, अगर तो आपने एक्सरसाइज वाइज किया है तो आपको पहले ये देखना होगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज, जैसे एक्सरसाइज 9.4 जो है वो वेरिएबल सेपरेशन की है, 9.5 होमोजीनियस की है, 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। बट मैंने आपको डे वन से यही बताया है कि अगर आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए, अब हमें ये थोड़ी ना पता कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता है। जैसे ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था होमोजीनियस की बेसिक्स वाली वीडियो में कि इसमें होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर कांस्टेंट है तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। अब होमोजीनियस के बाद मैंने आपको हमेशा बोला है कि इसको चेक करो कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, और उसकी दो फॉर्म्स हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। अब यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इन x है। ठीक है, अब यहाँ पर y का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो क्लियरली ये इन दोनों टाइप से नहीं हो सकती। देखो, मुझे वर्बली सीधा ही पता लग गया कि ना तो ये होमोजीनियस है ना ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको मैं बिना सोचे समझे वेरिएबल सेपरेशन से कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। लेट डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेशन से करना और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, देखो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ जो स्टार्ट करने जाओगे तो आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं। तो अगर वो एंड में जाके गलत हो गया कहीं पर, तो आपको मतलब जब आप एग्जाम्स में बैठे हो और आपका क्वेश्चन आपने शुरू किया और वो बाद में जाके गलत हो जाएगा या गलत हो सकता है और आपके मन में डाउट हो, तो आप में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता या आप में वो बूस्ट नहीं, आपको वो बूस्ट नहीं मिलता कि यस मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसको वेरिएबल सेपरेशन से करना है, और अगर आप इस वे से करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि यस हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मुझे पता कि वेरिएबल सेपरेशन से करना है, तो अब देखो इसको ना उधर ले जाओ, 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको ना अलग अलग लिख लो ऐसे, अंडर रूट ही है ना, तो मैंने दोनों को सेपरेट लिख दिया क्योंकि मुझे वेरिएबल सेपरेशन से करना है। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है डी वाई तो उधर नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, तो इसको इधर ले आओ, वाई वाली टर्म को इधर ले आओ, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू माइनस, अब डी एक्स नीचे नहीं हो सकता, इसको ऊपर ले जाओ, और उधर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन से जो है वो हमारा हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो बाय वेरिएबल सेपरेशन से मैंने इनको सेपरेट कर दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरा y है, यहाँ पर पूरा x है। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो करते हैं, डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन मुझे आती है। देखो, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब उसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन इनवर्स वाई प्लस C1 इज इक्वल टू माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस C2। अब आपको पता है हमें हमेशा से कॉन्स्टेंट्स को कंपाइल करना होता है, तो कंपाइल कर लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस C2 माइनस C1। अब इसको मैं उधर ले गया। ठीक है, अब देखो इसको हमें NCERT से परफेक्टली मैच करना है, क्योंकि प्रूफ दैट में हमें दिक्कत ना आए
तो साइन इनवर्स वाई प्लस इसको इधर ले आओ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये जो हमारा आंसर है ना ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। यहाँ पर आप लिख दो वेयर सी इज इक्वल टू C2 माइनस C1। C2 माइनस C1 एक कॉन्स्टेंट है, उसको मैंने एक नेम दे दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन बड़ी ही ईजिली सॉल्व हो गया, हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया। होमोजीनियस नहीं था क्योंकि कॉन्स्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी टाइप ये नहीं बन रही थी, तो मैंने वेरिएबल सेपरेशन से इसको कॉन्फिडेंस से किया और हमारा क्वेश्चन बड़ी ही ईजिली सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, show that general solution of differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 whole divided by x square plus x plus 1 is equal to 0 is given by x plus y plus 1 is equal to a into 1 minus x minus y minus 2xy where a is parameter। मतलब यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें ये प्रूव करना है कि उसका जो सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, वो इस फॉर्म में है। मतलब ये सीधी सी बात कहूँ तो ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4th। उसमें भी हमें बताया गया था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका सोल्यूशन हमें प्रूव करवाना था और उसमें हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े थे। अब यहाँ पर भी हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो चलो एक बार क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो मेरा जो फंडा है वो वही रहेगा। सबसे पहले हम इसको होमोजीनियस चेक करेंगे और आपको मैंने अभी अभी बताया था कि होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस के बाद आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y की पावर सिंगल हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं है। x की पावर सिंगल हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी टाइप नहीं है। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वेरिएबल सेपरेशन से ही होगा। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। अब मुझे क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन से करना है, डी वाई उधर नहीं जा सकता, तो इस वाई वाली टर्म्स को आप इधर ले आओ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इज इक्वल टू एक्स को आप उधर ले जाओ तो मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। डी वाई ये वाई वाई टर्म्स हैं, डी एक्स ये एक्स वाई टर्म्स हैं। यहाँ पर आप लिख दो बाय वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, बाय वेरिएबल सेपरेशन। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने इंटीग्रेशन में मेरे से की है या मेरे को फॉलो की है ना, तो आपको ये झट से समझ आ जाएगा, नहीं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी और ये दोनों सेम है। कोई किसी की बात करो, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों सेम ही सॉल्व होंगे। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है। मतलब ये एक स्पेशल टाइप है। यह ध्यान से देखो, डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक स्पेशल टाइप, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और विद डायरेक्ट फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब अगर यहाँ पर y नहीं होता तो इस पर कोई ना कोई वाई स्क्वायर प्लस 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तो कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाना था। बट यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, मतलब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रोसीजर है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर उसका 1 होना चाहिए, हाफ दी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर इट, मतलब एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दी आंसर। तो हमें यही करना है। ठीक है, तो दोनों को करेंगे। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इसको हम ब्लैक पेन में कर लेते हैं। लेट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लो लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर शुड बी 1। ये यहाँ पर कितना है, 1 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हाफ कॉफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब हाफ किस करना है इसका, कॉफिशिएंट ऑफ वाई, वाई कितना है, मतलब वाई का कॉफिशिएंट कितना है, 1 1/2, उसका स्क्वायर मतलब 1/4। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, हाफ
कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, 1/2 उसका स्क्वायर 1/4। अब हमें क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दी आंसर। अब उसको हम मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर का सारा प्रोसीजर था, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। अब उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या कहता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दी आंसर, तो मैं वही करने वाला हूँ, प्लस 1/4 माइनस 1/4। सेम हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ माइनस है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर भी प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो मैंने प्लस 1/4 और माइनस 1/4 कर लिया। अब आपको पता उसके बाद क्या होता है कि जो भी y वाली टर्म्स हैं और जिसको हमने ऐड किया इकट्ठे, जो भी x वाली टर्म्स हैं और जिसको हमने ऐड किया इकट्ठे, ठीक है, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो विच एम्प्लाइज dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4, इसको इकट्ठा लिख लिया, और क्या रह गया 1 माइनस 1/4, इसको इकट्ठे लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस। अब सेम यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जिसको ऐड किया, और बाकी क्या रह गया 1 और माइनस 1/4, ठीक। अब देखो इसको मैं आपको रफ में समझा देता हूँ, ये हमेशा एक फॉर्मूला होता है, मैंने को बताया हुआ है। देखो किसका, देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, वाई सब कुछ प्लस में तो प्लस, ये किसका स्क्वायर है 1/2 का, अब इसका होल स्क्वायर आप चेक भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चेक करना ज़रा, वाई स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस वाई, तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस इसका आप एलसीएम ले लो 4 माइनस 1/4, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन। सेम यहाँ पर सेम ही है, तो इसको भी सेम वैसे ही लिखेंगे, कैसे, x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/4। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो y प्लस 1/2 का स्क्वायर, अब इसको लिख लो 3/4, ठीक, इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। अब आपको पता है वैसे यहाँ पर हमेशा ऐसा ही कोई फॉर्मूला लगेगा, वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर, तो इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो dy अपॉन y प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस इसको लिख लो आप √3/2 का स्क्वायर, ताकि मेरे पास a की वैल्यू आए। सेम यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर करना है वो सेम ही करना है, ये अच्छी बात है, थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, प्रूव करने में इतना टाइम नहीं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है प्रूव दैट, जो हमें आंसर बोला गया उसको एग्जैक्टली बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो वैसे तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, बट अगर आपको एग्जैक्टली मैच करना है, अगर आपको एग्जैक्टली मैच करना है तो आप क्या करो, पुट, कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कैसे आएगा, इज इक्वल टू टी, यहाँ पर आप पुट कर लो, पुट एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या आएगा y, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, यहाँ पर कितना आएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ बच्चों को हो भी सकती है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, मैं आपको पहले ही करके बता देता हूँ। इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, मैं यहाँ पर चलो लिख ही देता हूँ, मुझे डेरिवेटिव करना है y प्लस 1/2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का, मुझे डेरिवेटिव करना है यहाँ पर विद x है x प्लस 1/2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है u का। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, इसका 0 ही आएगा,
इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। यहाँ पर 1 और 0, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, यहाँ पर 0, डी यू बाई डी एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी टी, सेम यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, अब फिल करते हैं। तो विच एम्प्लाइज, अब ये पूरा फंक्शन हमारा डी वाई किस में चेंज होगा, डी टी में, ये किस में चेंज होगा, टी में, टी स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर माइनस है, डी एक्स इसमें चेंज होगा डी यू में, इसको क्या फिल किया है, यू का स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ मैं लिख देता हूँ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये सब कुछ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके नोट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/a tan इनवर्स x मतलब t बाई ए प्लस C1, सेम वहाँ पर माइनस 1/a tan इनवर्स x मतलब u बाई ए प्लस C2। ठीक है, अब हमेशा की तरह जो मतलब हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 ये ऊपर चला गया, tan इनवर्स 2t/√3, ठीक है, इज इक्वल टू -2/√3 tan इनवर्स 2u/√3 प्लस C2 माइनस C1। अब C1 को मैं उधर ले गया क्योंकि अल्टीमेटली मुझे प्रूव दैट वाला ये पार्ट भी देखना है। ठीक है, अब देखो, अब आपको बताया यहाँ पर, बिकॉज लिख देता हूँ t कितना है हमारा y प्लस 1/2 एंड u कितना है हमारा x प्लस 1/2। ठीक है, तो इसको हम फिल कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 2/√3 tan इनवर्स 2 इंटू y प्लस 1/2√3 इज इक्वल टू -2/√3 tan इनवर्स 2 इंटू x प्लस 1/2/√3 प्लस C2 माइनस C1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर थे ना, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हम सोल्यूशन फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, बट आपको पता है कि हमें यहाँ पर बताया गया कि इसका सोल्यूशन इतना ही आना चाहिए, मैंने जानबूझ के लिखा आपके सामने, और मुझे अपने आंसर में क्लियरली दिख रहा है कि tan इनवर्स तो है ही नहीं है, मतलब इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा करो, 2/√3 tan इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करो 2y प्लस 1, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। ठीक है, /√3 इज इक्वल टू -2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस C2 माइनस C1। अब देखो, मैं पहले ही आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि हमारे आंसर में tan इनवर्स नहीं है और हमारे पास दो tan इनवर्स हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। अब आपको पता है हमारे पास ना फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन, मतलब 2 tan से हम एक tan में जा सकते हैं, तो पहले मैं वही करने वाला हूँ। अब ऐसा करो, इसको ना आप इधर ले आओ, 2/√3, मैं आपको हर एक स्टेप अच्छे से ही एक्सप्लेन करूँगा। 2y प्लस 1/√3 प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ये तो कांस्टेंट है, इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब इस 2/3 को हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको कॉमन ले लेते हैं। tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ,
tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 2/√3 tan इनवर्स ए कितना है हमारा 2y + 1/√3, कंफ्यूज मत होना। बी कितना है 2x + 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस ए मतलब 2y + 1/√3 इंटू 2x + 1/√3। ठीक है, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे हमारे, बट हम कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखो ये 2/√3 इसको भी उधर ले जाते हैं। देखो बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, मैं 2 tan से 1 tan में गया। अब इस tan को अगर मैं उधर ले गया तो ये tan के अंदर भी कांस्टेंट होगा, उसका आंसर भी कांस्टेंट ही होगा, तो उसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो tan की अब आप चिंता मत करो, तो पहले इसको उधर ले जाओ। तो विच एम्प्लाइज tan इनवर्स, अब इसको सामने थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2y + 1 + 2x + 1 होल डिवाइड बाय √3। नीचे भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर ही करना, चलो 4xy + 2y + 2x + 1 होल डिवाइड बाय √3 3। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो ये मैंने इस ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लिया। इज इक्वल टू, अब इसको मैं उधर लेके गया तो कितना आएगा √3/2 C2 - C1। अब आपको बोल ही रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अभी भी हमारा आंसर तो नहीं आया, तो tan इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2y + 2x 1 और 1 2/√3 होल डिवाइड बाय, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 - 4xy, ब्रैकेट को खोल दो, -2y - 2x - 1 होल डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व काफ़ी कर लिया। अब ऐसा करो, इसको ना एक नेम दे दो C, वेयर जो C है हमारा क्या है √3/2। अब देखो √3/2 C2 - C1 कांस्टेंट है, तो मैंने उसको एक नेम दे दिया ताकि हमें लिखना ईजी रहे। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे ना। अब ऐसा करो, अब आपको पता C एक कांस्टेंट है, तो इस tan इनवर्स को आप उधर ले जाओ, तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा tan C। ठीक है, तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लो। 2 अंदर कितना आएगा x + y + 1/√3 होल डिवाइड बाय कितना आएगा 3 - 1 2 -4xy -2y - 2x/3 इज इक्वल टू tan C। अब tan C से हमें डरना नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको आप जो मर्जी नेम दे देना। जैसे वहाँ पर A लिखा गया आंसर में हमारे, आपको पता है हमारे आंसर में A है, तो इसको मैं बाद में A नेम दे दूँगा। ठीक है, इसको ही सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि ये जो टर्म है ना 3 सबसे ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना, देखो ऐसे होता है, जैसे ऐसे टर्म्स हैं, तो ये जो 3 है यहाँ पर आएगा और ये 4 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 3 सबसे ऊपर चला जाएगा। 2 × x + y + 1 × 3 होल डिवाइड बाय √3, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से ना 2 कॉमन ले लो, 2 × 1 - 2xy - y - x, कोई 2 बाहर है। ठीक है, तो ये 2 से 2 आप कट कर दो, मैं tan C लिखना भूल गया, वो भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू tan C। ठीक, तो अब अपने आंसर को साथ साथ में देखते जाना। ठीक है, तो इसको भी चलो x + y + 1, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ √3 × √3 होल डिवाइड बाय √3 1 - x - y - 2xy इज इक्वल टू tan C। ठीक है, अब ये भी आपस में कट हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये टर्म चाहिए,
तो विच एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस 1, इसको आप उधर ले जाओ, tan c बाई √3 को भी इधर ले आओ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, इनटू अब इसको ऊपर ले जाओ 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। काफ़ी मैच हो गया। अब ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो विच एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। अब ये जो हमारा आंसर है ये हमने परफेक्टली जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था वैसे प्रूव करवा दिया, वेयर ए जो है वो क्या है tan c बाई √3। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपका आंसर मतलब ए ऐसा ही आना चाहिए, आपका ए कोई भी हो सकता है, मैंने जस्ट उसको वैसे ही नेम दे दी ताकि हमें कम से कम टर्म्स लिखनी पड़े। अब क्वेश्चन में हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े, एक बार क्वेश्चन को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने पहचान लिया कि ना तो ये होमोजीनियस है कांस्टेंट है, ना ही ये y² और x² के कारण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी टाइप है, तो मतलब वेरिएबल सेपरेशन से होगा, मैंने कर लिया, सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन की ये स्पेशल टाइप आपको पता है कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर से इसको मतलब कि सॉल्व किया और हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। अब उसके बाद मुझे पता था कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है x² + a² x² + a², तो उसको परफेक्टली मैच करने के लिए इसको मैंने t लिख लिया, इसको मैंने u लिख लिया। आप इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप भी कर सकते हो, मतलब ये वाला स्टेप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर t की जगह पर जस्ट y + 1/2 लिख सकते हो। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ना आए कि ऐसा कैसे बन गया, तो मैंने उनके लिए एक्सप्लेन किया। ठीक है, y + 1/2 को t लिखा, x + 1/2 को u लिखा, डिफरेंशिएट किया और कन्वर्ट कर दिया। अब ये परफेक्टली इससे मैच हो रहा था तो फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट हमें प्रूव दैट बोला गया था कि इसका आंसर इतना ही आना चाहिए, तो मैंने सोचा कि इसमें tan इनवर्स जो है वो नहीं है, तो मैंने tan को इकट्ठा किया, tan का ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास एक tan आ गया। अब एक tan को उधर कांस्टेंट है तो मैं उधर ले जाके ख़त्म कर सकता था, तो मैंने कर लिया, तो मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब बाद में मैंने इस पूरे कांस्टेंट को एक c नेम दे दिया। अब उसके बाद मैं इस tan इनवर्स को भी उधर ले गया, ये कांस्टेंट ही, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4 whose differential equation is sin x cos y dx plus cos x sin y dy is equal to 0। अब इसको मैं बेसिकली बोलता हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कि हमें इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है, मतलब जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखो जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब उसका फंक्शन फाइंड करना है। आपको पता है कई बार होता है कि फॉर्मेशन करनी है जिसकी इक्वेशन गिवन होती है, तो उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, वहाँ पर हम डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें फंक्शन मतलब इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब हमें फंक्शन फाइंड करना है, मतलब हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब हमें यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड करना है। और ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम वैसे बाद में ही बात करेंगे, वैसे आपको अच्छे से पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब जस्ट यही होता है कि जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमें क्या बता रहा है कि हमें एग्जैक्टली वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो 0, π/4 से मतलब पास कर रहा है, मतलब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो वो बात की बात है। सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, लेट sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख ली। अब फिर से हमारा वही फंडा, सबसे पहले होमोजीनियस। अब आपको पता है कि आपकी जो होमोजीनियस है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं अगर उसमें y/x मतलब उसके एंगल में y/x और x/y हो, मतलब ये होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो उसके बाद आ जाओ अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास। दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल x। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो सकती है, वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं हो सकता, तो y भी नहीं है, x भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप ही नहीं है, मतलब ये हमारा वेरिएबल सेपरेशन से हो सकता है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे कोई भी मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने वर्बली चेक कर लिया, ना होमोजीनियस है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वेरिएबल सेपरेशन से करना है तो करते हैं। अब क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन से करना है तो ऐसा करो, इस टर्म को आप उधर ले जाओ, माइनस cos x sin y dy। ठीक है, तो जैसे भी सॉल्व होगा हम कर देंगे। तो ऐसा करो, देखो यहाँ पर dx है, ये dx नीचे तो नहीं जा सकता, तो sin x को इधर रख लो, dx को भी इधर रख लो, cos x को इधर ले आओ आप।
ठीक है। सेम वे से माइनस साइन वाई डी वाई कॉस वाई को आप नीचे ले आओ, तो बहुत इजी है। ठीक है, अब आपके सामने है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय वेरिएबल सेपरेशन। बाय वेरिएबल सेपरेशन हमने इसको सेपरेट कर लिया, ये सारा x में है, ये सारा y में है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ, विच एम्प्लाइज ये कितना बनेगा, टैन एक्स डी एक्स माइनस टैन वाई डी वाई। अब सेपरेट हो चुके हैं ना, उसको मैंने काफ़ी सॉल्व भी कर लिया। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं और इनकी इंटीग्रेशन हमें आती है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है टैन एक्स डी एक्स, मुझे इंटीग्रेशन करनी है टैन वाई डी वाई की। और आपको पता है कि टैन एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है मेरे पास लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू लॉग मॉड सीकेंड वाई प्लस सी टू। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं कि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो ऐसा करो, विच एम्प्लाइज लॉग मॉड सीकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड सीकेंड वाई प्लस सी टू माइनस सी वन। हम हमेशा कांस्टेंट को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो विच एम्प्लाइज लॉग मॉड सीकेंड एक्स, ऐसा करो इसको आप इधर ही ले आओ। ठीक है, सीकेंड वाई, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर को मैच ही करना होता है, तो इसको आप लिख लो सी, वेयर सी जो है वो क्या है, सी टू माइनस सी वन। अब ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, बट हमारी जो कर्व है, तो सिंस देखो ये सोल्यूशन है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है जो हमें चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है, बट वो इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। अब आपको पता है कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास होती है, जैसे मान लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो जो 1,2 है ये इस कर्व में पास हो रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करूँ तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, मतलब ये पॉइंट जो है इस कर्व में से पास कर रहा है। कैसे चेक किया, इसको मैंने फिल किया। तो सेम वे से अगर ये कर्व इससे पास हो रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व passing through 0, pi by 4, therefore put x is equal to 0 and y is equal to pi by 4 in 1। यहाँ पर आप 1 लिख लो। ठीक है, हमने ऐसे वैसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो करते हैं। तो विच एम्प्लाइज लॉग मॉड सीकेंट 0 प्लस लॉग मॉड सीकेंट pi by 4 इज इक्वल टू सी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब आपको पता है सीकेंट 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 एक पॉजिटिव नंबर है, मैंने मॉडुलस हटा दिया, प्लस लॉग सीकेंट pi by 4 वो कितना होता है √2, तो √2 पॉजिटिव नंबर मैंने मॉडुलस हटा दिया, इज इक्वल टू सी। अब log 1 जो होता है आपको पता है कितना होता है 0, मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज सी की वैल्यू कितनी आ गई, log √2। तो ऐसा करते हैं, अब सी की वैल्यू हमने निकाल ली, पुट इन 1। ठीक है, इसको 1 में वापस से फिल कर लेते हैं। तो हमारा 1 क्या था, अब देखो ये हमारा 1 था। ठीक है, तो इसमें वैल्यू को फिल कर लेते हैं, log मॉड सीकेंट एक्स प्लस log मॉड सीकेंट वाई इज इक्वल टू log √2। अब देखो वैसे तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, क्योंकि हमें कुछ भी प्रूफ दैट करने को तो बोला नहीं गया। बट हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है कि अगर बाय चांस ये क्वेश्चन भी प्रूफ दैट में आएगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो कुछ टीचर ना मॉडल्स यहाँ पर लिखते ही नहीं है, किसी क्वेश्चन में मॉडल्स को लिख लिया, किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा, ये गलत अप्रोच है। आपको बच्चों को सिर्फ सीधा बताना चाहिए कि मॉडल्स यहाँ पर हमेशा आएगा, जो फॉर्मूला में है मॉडल्स, तो हम मॉडल्स अपने खुद से कैसे हटा सकते हैं। तो इसलिए मैं मॉडल्स को हमेशा कंसिडर करता हूँ। तो देखो अब मुझे पता है कि देखो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि जो पीछे आंसर है ना वो पता क्या है, cos y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स बाई √2।
मतलब log तो नहीं है, तो log पर यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आपको खुद से पता लगेगा। तो log a प्लस log b, अब इसको मैं लिख सकता हूँ log ab, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, log mod secant x इंटू secant y मॉडलस इज इक्वल टू log √2। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे आंसर में log नहीं है, तो इस log को आप उधर ले जाओ तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। तो e की पावर log √2। अब e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, secant x secant y इज इक्वल टू √2, ठीक है। अब देखो अभी मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, अब देखो वहाँ पर ना ऐसा आंसर है cos y, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको आप ऐसे लिख लो, secant x, चलो पहले इस प्लस माइनस को ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस √2, मॉडल्स को उठाया प्लस माइनस √2, तो secant x, अब इसको आप इधर ले आओ, ठीक है। इसके साथ प्लस माइनस भी लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू इस secant y को आप नीचे लिख लो, secant y को नीचे ले आओ, इसको आप नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आंसर को देख के किया, अपनी तरफ से नहीं कर रहा मैं। अब आपको पता है कि cos थीटा कितना होता है, 1/secant थीटा। तो 1/secant थीटा विच एम्प्लाइज, इसको ऐसे लिख लो, प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर secant है, secant x बाय √2 इज इक्वल टू cos y। तो विच एम्प्लाइज cos y इज इक्वल टू प्लस माइनस secant बाय √2, ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब वहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखा गया, बट मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लस माइनस आएगा। अगर आपको लगता है, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को लगता है, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन है जिससे ये प्लस माइनस नहीं आएगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उस पर मतलब कि उस पर हम जरूर देखेंगे कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी तक एज़ पर माई नॉलेज यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, क्योंकि लॉग कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर log mod secant x ही आएगा, log mod secant y ही आएगा, ठीक है। तो उस पर मैंने प्रॉपर्टीज़ लगा दी। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy, ठीक है। मैंने देखा होमोजीनियस नहीं है, वो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ सकता। मैंने देखा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल cos के अंदर या sin के अंदर नहीं आ सकता। तो क्लियरली मुझे पता लगा कि वेरिएबल सेपरेशन से होगा, मैंने सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे पास log mod ऐसा कुछ आंसर आ गया। बट क्योंकि जो हमारी कर्व है वो 0,π/4 से पास हो रही थी, तो मैंने वहाँ पर मतलब कि पॉइंट्स को फिल किया और सी की वैल्यू को निकाल लिया, वो फिल की, कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स की, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना, और ये बिल्कुल जनरल सोल्यूशन के जैसा ही होता है, आपको पता है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, 1 + e⁻²x dy + 1 + y² ex dx इज इक्वल टू 0 गिवन दैट। अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशंस है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका हमें सोल्यूशन ही फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि मेनली हमें हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो पहले हमें जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं, 1 + e⁻²x dy + 1 + y² ex dx इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि चाहे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले हम उसमें होमोजीनियस चेक करते हैं, और आपको पता है कि हमारी जो होमोजीनियस है उसमें कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्लियरली ये होमोजीनियस नहीं है। अब होमोजीनियस के बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल इन y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इन x है। अब आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है जैसे y, अब y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी पावर 2 नहीं हो सकती। सेम वे से यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, अब उसकी पावर मतलब जो x है वो किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं हो सकता। मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी टाइप नहीं है। मतलब हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारी किससे होगी, वेरिएबल सेपरेशन से। तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, -1 + y² ex dx, इसको मैं उधर ले गया। अब हमें बेसिकली क्या करना है,
वाई वाली टर्म्स को एक तरफ, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ। अब डी वाई तो चेंज नहीं होगा। अब 1 + y² को आप इधर ले आओ, इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स। सेम वे से इसको आप यहाँ पर नीचे ले आओ, 1 + e⁻²x। ठीक है, अब आपको क्लियरली पता है लेफ्ट हैंड साइड में सारा y है, राइट हैंड साइड में हमारा सारा x है। मैं लिख देता हूँ बाय वेरिएबल सेपरेशन। तो वेरिएबल सेपरेशन से हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, dy/1 + y² इसको इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल टू माइनस ex dx अपॉन 1 + e⁻²x इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत ईजी है, आपको पता है ये रहा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + x² dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है tan इनवर्स x। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास है। तो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये देगा कि इसको हमें इंटीग्रेट कैसे करना है। अब यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, बट हाँ यहाँ पर हमारी मैपिंग जो है वो हमारी हेल्प कर सकती है। अब आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि ये कौन सा फंक्शन है, ex है इसमें नॉन अलजेब्रिक। तो हम क्या चेक करेंगे, एंगल x और 2x ये दोनों लीनियर हैं, बट ये इंटीग्रेबल नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव से देखें तो ध्यान से देखो, ये ex है, ये e⁻²x है। अगर ये 2x ना होती तो e⁻x का डेरिवेटिव कितना होता है, e⁻x। मतलब डेरिवेटिव से हमारी बात बन सकती है। आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो जो 2x है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ex का डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है, तो मैं इस वे से करने वाला हूँ और ये मुझे किसने बताया, मेरी मैपिंग ने। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, बिकॉज 1/1 + x² dx की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x + c। तो इसको तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा, कितना आएगा tan इनवर्स y + c1 इज इक्वल टू माइनस ex dx। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया ex बाहर 2। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पुट, मुझे पता है डेरिवेटिव्स में बात बनेगी ex इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है ex का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। अब e एंगल का डेरिवेटिव e एंगल ही होता है, एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब कितना होगा, 1 ही होगा, उसको छोड़ देंगे, इज इक्वल टू dt/dx। तो विच इम्प्लाइज ex dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो अब हम इसको फिल करते हैं। तो विच इम्प्लाइज tan इनवर्स y + c1 इज इक्वल टू माइनस ex dx की वैल्यू कितनी है, dt 1 + t²। ठीक है, तो 1 + t²। अब आपके सामने है ये सेम हमारा फंक्शन पूरा x से t में कन्वर्ट हो गया और ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स y + c1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t + c2। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, अब वापस से t से हम x में जाएंगे। तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e⁻x + c2 - c1। कॉन्स्टेंट को मैं हमेशा कंबाइन कर लेता हूँ। तो विच इम्प्लाइज tan इनवर्स y प्लस, ऐसा करो इसको इधर लेकर, दोनों tan जो इनवर्स है हमारे, tan इनवर्स ex इज इक्वल टू c, वेयर c जो है वो कितना है, c2 - c1। इसको नंबर 1 दे दो। नंबर 1 क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारा जर्नल सोल्यूशन है, बट हमें कौन सा सोल्यूशन चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब उसकी कंडीशंस क्या थी, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस थी।
तो पुट इन 1, तो 1 में इसको फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज tan इनवर्स y की जगह पर 1, tan इनवर्स x की जगह पर 0 इज इक्वल टू c। ठीक है, tan इनवर्स 1, अब किसी नंबर की पावर 0 तो कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, अब tan इनवर्स 1, अब आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे रीड करते हैं। इसका मतलब ये है कि tan 1 कब होता है, tan 1 कब होता है 45, मतलब π/4, सॉरी यहाँ पर π/4 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा π/4, मतलब 45, 180/4 45 इज इक्वल टू c, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 2π/4 इज इक्वल टू π/2, क्योंकि ये 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इसको 1 में फिल कर लेते हैं, पुट इन 1। जब 1 में फिल किया तो हमारे पास कितना आया, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ex इज इक्वल टू π/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, सेम वही क्वेश्चन था, जस्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए बोला गया था। तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा, होमोजीनियस नहीं थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी टाइप नहीं थी, तो मैंने इसको वेरिएबल सेपरेशन से किया, इंटीग्रेट किया, वहाँ पर हमारी मैपिंग ने हमारी हेल्प की और यहाँ पर पहुँच गए। बाद में मैंने जनरल सोल्यूशन निकाल लिया, पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस लगाई और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।